अभी आपने देखा दिल्ली पर आतंकी हमला हो जाता है। भारत पर जब भी कोई आतंकी हमला होता है तो उस हमले के साथ साथ कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, कोई भी हमला चुनाव के दौरान ही क्यों होता है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, क्या आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। तीसरा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या आतंकवाद और क्राइम गरीबी और बेरोजगारी कारण पनपता है। और चौथा सवाल ये खड़ा होता है, क्यों भारत की जांच एजेंसियां ऐसे हमलों को रोक नहीं पाती हैं, उनको पहले इन्फॉर्म नहीं कर पाती हैं। तो आज के इस वीडियो ब्लॉग में हम सब इस टॉपिक पर बात करेंगे कि आखिरकार इन सब चीजों के पीछे क्या कारण है। सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि जब भी भारत पर कोई टेरर अटैक होता है तो वो अटैक इलेक्शन के दौरान ही क्यों होता है। अगर हम 2014 के बाद भारत पर होने वाले अटैक की तरफ एक नजर डालें तो पता चलता है कि जितने भी अटैक हुए हैं वो किसी न किसी चुनाव के पास हुए हैं। पूरी अटैक 2016 में होता है और 2017 में यूपी इलेक्शन का चुनाव रहता है। उसके बाद 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक होता है और 2019 में ही लोकसभा का चुनाव रहता है। अभी आपने हाल ही में देखा कि दिल्ली में बम ब्लास्ट होता है और ये जब बम ब्लास्ट होता है उस दौरान बिहार में इलेक्शन चल रहा था। तो क्या ये मान लिया जाए 2014 के बाद से जो भी भारत में बम ब्लास्ट हुए हैं उनका कहीं न कहीं कनेक्शन चुनाव से है और इस वजह से शक की सुई जाती है सिटिंग गवर्नमेंट के ऊपर। क्या सिटिंग गवर्नमेंट को इन सारे हमलों के बारे में जानकारी थी, उसने जानबूझ को ये हमले होने दिए क्योंकि उसको चुनावी फायदा मिलना था। किसी सरकार या पार्टी के ऊपर इतना गंभीर आरोप लगाने से पहले यहाँ पर हमको थोड़ा सा ठहरने की जरूरत है, थोड़ा सा पीछे जाने की जरूरत है। अभी हम जो बातें कर रहे थे वो 2014 के बाद हुई घटनाओं के बारे में बात कर रहे थे। इसके पहले की घटनाओं के बारे में बात कर लेते हैं, जिस टाइम पे कांग्रेस गवर्नमेंट थी। क्या उस टाइम पर जो आतंकी हमले हुए थे वो भी चुनाव के दौरान ही हुए थे, या फिर ये हमले ऐसे टाइम पे हुए थे जब भारत में कोई चुनाव नहीं था। कांग्रेस गवर्नमेंट के दौरान भी भारत के ऊपर कई हमले हुए हैं, लेकिन हम बात करेंगे 2008 के हमले के बारे में, जो कि एक हमला दिल्ली में हुआ था, दूसरा मुंबई में हुआ था 26/11 का हमला। और उसी दौरान एमपी, राजस्थान, दिल्ली जैसे भारत में 5 राज्यों में चुनाव रहते हैं और 2009 में लोकसभा इलेक्शन का चुनाव होता है और उस इलेक्शन में एक बार फिर से कांग्रेस गवर्नमेंट सरकार बनाती है। तो मैंने उन आतंकी घटनाओं को आपके सामने रखा जो एनडीए गवर्नमेंट में हुई, कांग्रेस गवर्नमेंट में हुई और उस दौरान हुई जब चुनाव बहुत ही करीब था। अब इस आधार पर क्या सवाल खड़ा होता है, क्या दोनों ही पार्टियां ऐसे कामों में इन्वॉल्व होती हैं या फिर एक घटना थी, इस नजरिए से हमें नहीं देखना चाहिए, इसका सिर्फ राजनीतिकरण किया जा रहा है और कुछ नहीं। हम लोगों ने किसी टीवी डिबेट के माध्यम से या किसी टॉक शो के माध्यम से ये बात जरूर सुनी होगी कि जहाँ पे गरीबी होती है, जहाँ पे बेरोजगारी होती है, जहाँ पे एजुकेशन नहीं होता है, वहां पर क्राइम जन्म लेता है, वहां पर आतंकवाद जन्म लेता है। अब मैं आपके सामने कुछ ऐसे आतंकियों के बारे में बताने वाला हूँ जिनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा था, ना तो उन्हें कोई फाइनेंशियल क्राइसिस थी, ना ही उनके एजुकेशन में कोई कमी थी। ओसामा बिन लादेन एक सिविल इंजीनियर था, हाफिज सईद ने मास्टर डिग्री हासिल कर रखी है, अफजल गुरु एमबीबीएस था, याकूब मेनन एक सीए था, मोहम्मद मसूर अजहर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, रियाज भटकल एक इंजीनियर है। आप सोचिए ये सारे के सारे पढ़े लिखे लोग हैं और इनका बैकग्राउंड फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रांग था। अब दिल्ली में जो आतंकी हमला हुआ है उसमें जो लोग पकड़े गए हैं उनका नाम और उनकी डिग्री कुछ इस तरीके से है। डॉक्टर आदिल अहमद, डॉक्टर मुअज्जिल गनई, डॉक्टर उमर अहमद, डॉक्टर साहिन साहिद, ये सारे के सारे लोग दिल्ली अटैक के मास्टरमाइंड हैं। ये सारे के सारे डॉक्टर हैं, इनका फैमिली बैकग्राउंड काफी मजबूत है, अच्छा है। ना तो इनमें से कोई बेरोजगार है, ना कोई गरीब है, ना ही कोई अनएजुकेटेड है। इनके पास से 3000 किलो आरडीएक्स बरामद हुआ है, इनके पास से 400 किलोग्राम रेसिन नामक एक जहर बरामद हुआ है। तो बार बार ये कहना कि क्राइम और आतंक का संबंध गरीबी से है, बेरोजगारी से है, अशिक्षा से है, ये सरासर गलत है। आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जैसे ही कहीं पर कोई हमला होता है, कोई आतंकवादी गतिविधि होती है, तो बहुत सारे लोग टीवी डिबेट में आके बैठ जाते हैं ये बताने के लिए कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। मैं आपसे कहता हूं दुनिया के 10 बड़े आतंकी संगठनों का नाम ले लीजिए और फिर ये पता कर लीजिए कि उनको कौन ड्राइव कर रहा है, उनको कौन ऑपरेट कर रहा है, आपको पता चल जाएगा किस मजहब के लोग हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर आतंक का कोई मजहब नहीं होता है, आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता है, तो मैंने आज तक कोई ऐसी घटना नहीं देखी है कि कोई भी आतंकी समाज की किसी बुराई के लिए फट गया हो, साइंस के लिए फट गया हो, फिजिक्स के लिए फट गया हो, इसलिए फट गया हो कि देश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, इसलिए फट गया हो कि युवा बहुत परेशान है, इसलिए फट गया हो कि क्राइम रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है।
लेकिन जब भी वो फटा है तो कहीं न कहीं मज़हब का नाम आ ही जाता है। साथ में आपने एक और चीज़ नोटिस किया होगा, जब भी कोई आतंकी मारा जाता है तो उसके जनाज़े में बहुत सारे लोग शामिल हो जाते हैं। तो आखिर इतने लोग उस आतंकी के जनाज़े में कर क्या रहे हैं? अगर आतंकी का कोई धर्म नहीं होता है, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, तो जिस भी धर्म का नाम आतंकवाद से जोड़ा जाता है, तो उस धर्म के लोगों की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी होती है कि इस चीज़ को प्रूव करें कि हाँ, सच में आतंक का कोई धर्म नहीं होता है और हम किसी भी ऐसे आतंकी से कोई मतलब नहीं रखते हैं। लेकिन जब भी ऐसी वीडियो क्लिप सामने आती हैं, तो लोगों का भ्रम टूट जाता है कि शायद हमसे जो बताया जा रहा है, जो टीवी डिबेट में कहा जा रहा है, वो झूठ है। अक्सर आपने एक चीज़ और नोटिस किया होगा, जब भी देश में कोई आतंकी हमला होता है, इस तरीके की कोई घटना हो जाती है, तो हम अपनी जांच एजेंसियों के ऊपर सवाल खड़ा कर देते हैं। हम रॉ और आईबी से पूछने लगते हैं कि भाई आप क्या कर रहे थे? आपको जिम्मेदारी दी गई है कि ऐसे लोगों को ट्रैक करिए, समय रहते इन घटनाओं को सरकार को बताइए जिससे ऐसी घटनाओं को टाला जा सके। लेकिन कई बार खुफिया एजेंसी चूक कर जाती हैं और इस तरीके का हादसा हो जाता है। आप में से बहुत सारे लोग मनोज बाजपेयी की एक वेब सीरीज है जिसका नाम है फैमिली मैन, देखा होगा। उसमें एक डायलॉग है कि आतंकी अगर 1000 बार कोशिश करता है तो उसे सिर्फ एक बार सफल होना होता है, लेकिन खुफिया एजेंसियों को 1000 में 1000 बार सफल होना होता है, यानी कि बहुत ही टफ जॉब है। अब सोचिए, इन आतंकियों के पास से लगभग 3000 किलो आरडीएक्स बरामद हुआ है और लगभग 400 किलो रेसिन जहर बरामद हुआ है। और ये जहर इतना ज्यादा खतरनाक है कि ये रंगहीन है, गंधहीन है, स्वादहीन है। और अगर मनुष्य सिर्फ 50 mg इसको खा ले तो वो तुरंत का तुरंत मर जाएगा। और इन्होंने मंदिरों को टारगेट किया था कि मंदिर में जो प्रसाद बनते हैं उसमें इस जहर को मिलाएंगे, जिससे श्रद्धालु जो प्रसाद लेता है वो खाएगा और उसकी मौत हो जाएगी। अगर हम भारत के डिफेंस सिस्टम के बारे में बात करें तो भारत की सेना दुनिया की सबसे मजबूत सेनाओं में से एक है। हमारे पास राफेल जैसा लड़ाकू विमान है, हमारे पास ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें हैं, हमारे पास S-400 जैसी एंटी मिसाइल सिस्टम है। लेकिन ये सारा डिफेंस सिस्टम काम करता है दुश्मन देश के लिए, बॉर्डर पार के दुश्मन के लिए। लेकिन जो घर में दुश्मन छुपा हुआ है उसको हम कैसे डिटेक्ट करें? आपने एक कहावत सुनी होगी, घर का भेदी लंका ढाए। तो जो देश के अंदर दुश्मन है उनको ढूंढना, उनको पकड़ना सबसे मुश्किल काम है। किसी भी देश को बॉर्डर के बाहर का दुश्मन उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता है जितना कि देश के अंदर बैठा हुआ दुश्मन उस देश को नुकसान पहुंचा सकता है। अब आप खुद तय कर लीजिए, देश में कोई आतंकी घटना होती है तो क्या इसमें कोई पॉलिटिकल कनेक्शन होता है? क्या आतंक का धर्म होता है या नहीं होता है? क्या आतंकवाद बेरोजगारी और गरीबी की वजह से पनपता है? क्या आतंकवादी जो होते हो अनएजुकेटेड होते हैं? क्या ये सारी चीजें सच हैं या झूठ हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज के इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।